क्वेश्चन नंबर कितना था? 84 4 जीनोम। पहले हम डेफिनेशन लिख देते हैं, रुक जाओ। फिर से देखो, फिर से। हैप्लॉइड का मतलब वन सेट ऑफ क्रोमोसोम, ठीक। डिप्लॉइड का मतलब, हैप का मतलब होता है वन, डिप्लॉइड का मतलब टू सेट ऑफ क्रोमोसोम, टू सेट ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। और ट्रिप्लॉइड का मतलब थ्री सेट ऑफ क्रोमोसोम, थ्री सेट ऑफ क्रोमोसोम। अब आया यहाँ वर्ड तुम्हारा जीनोम। पहले देखो, एक सेल है, ठीक है। सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर टोटल जेनेटिक मटेरियल है, जो भी है। अगर मान लीजिए ये डिप्लॉयड सेल है, मान लो कि 2n है। डिप्लॉयड मतलब 2n, n से रिप्रेजेंट करता है ना, n मतलब एक सेट, हैप्लॉयड मतलब n एक सेट, डिप्लॉयड मतलब 2n मतलब दो सेट, ट्रिप्लॉयड मतलब 3n मतलब तीन सेट, ठीक है। तो अब जो इस न्यूक्लियस के अंदर टोटल जेनेटिक मटेरियल है, उसका काउंटिंग, उसका काउंटिंग बोल रहा हूं मैं, उसका काउंटिंग। अगर हर क्रोमोसोम का एक एक सेट है, हर क्रोमोसोम का अगर एक एक सेट है तो वो हैप्लॉइड। अब अगर यहाँ पे दो सेट है तो डिप्लॉइड, सेल इज डिप्लॉइड। तीन सेट है तो ट्रिप्लॉइड। अब आते हैं जीनोम पे। अभी जो मैंने बताया था जीनोम का मतलब भाव वही है। अब यहाँ लेकिन ऑप्शन के लैंग्वेज जो है वो अलग टाइप से दे रखा है। ये तो नहीं होगा पार्ट ऑफ क्रोमोसोम नहीं है, हाफ क्रोमोसोम नहीं है। टोटल डीएनए इन सेल, एक टर्म ये है, और एक टर्म है अ कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, अ कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम। यहां पे लिखा है कंप्लीट सेट, अ कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम। एक्चुअल में देखो होता क्या, हम लोग जीनोम को ऐसे डिफाइन करते हैं, जीनोम इज द जेनेटिक कंटेंट, जेनेटिक कंटेंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ऐसे कंटेंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट इन हैप्लॉइड सेट ऑफ, प्रेजेंट इन हैप्लॉइड, हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। इसको ऐसे डिफाइन करते हैं कि हैप्लॉइड सेट में जो टोटल जेनेटिक कंटेंट है उसको बोलते हैं जीनोम। अब देखो यहाँ पे एक टर्म है टोटल डीएनए इन सेल। अगर टोटल डीएनए को यहाँ पे मेजर किया जाए या काउंट किया जाए तो उसके लिए ना तो जीनोम टर्म है ना उसके लिए हैप्लॉइड टर्म है। सुनना मेरी बात, यहाँ पे टोटल डीएनए लिखा है, क्रोमोसोम नहीं लिखा है, डीएनए लिखा है। तो टोटल डीएनए का कंटेंट के लिए ना तो हैप्लॉइड टर्म यूज करते हैं ना ही जीनोम यूज करते हैं। मैं कह रहा हूं जीनोम का मतलब क्या है, हैप्लॉइड सेट में यानी कि एन सेट में जो टोटल जेनेटिक मटेरियल है उसी को क्या बोलते हैं, जीनोम। अब हैप्लॉइड का मतलब क्या, हैप्लॉइड का मतलब तो हर क्रोमोसोम का एक एक नंबर कॉपी। ध्यान से सुनना, अंतर क्या, थोड़ा सा अंतर है दोनों टर्म में। हैप्लॉइड का मतलब क्या कि टोटल क्रोमोसोम एक एक ही पीस है, जितना भी क्रोमोसोम है एक एक पीस ही, एक सेट ही है। हैप्लॉइड का मतलब ये है। और जीनोम का मतलब कि एक सेट में कितना क्रोमोसोम है। समझ रहे हो मेरी बात? जैसे कि मान लो कि अपने अंदर एक सेट में 23 क्रोमोसोम होता है, एक सेट में 23 होता है, तो ये 23 इज जीनोम, 23 इज जीनोम। लेकिन अपने अंदर इस 23 क्रोमोसोम का अगर किसी सेल के अंदर, सपोज करो गैमीट्स के अंदर हम बात करें, इस 23 क्रोमोसोम का एक एक सेट हो तो हैप्लॉइड, दो दो सेट हो तो डिप्लॉइड। तो डिप्लॉइड के जगह जीनोम दो नहीं हो जाएगा, जीनोम को डिफाइन ही करते हैं हैप्लॉइड के केस में। बोलो आप बात समझ में आ गई सभी लोगों को? हैप्लॉइड क्या होता है, हैप्लॉइड मतलब क्या, क्रोमोसोम का एक सिंगल सेट। क्रोमोसोम का सिंगल सेट का मतलब क्या, हर क्रोमोसोम का एक एक कॉपी। और जीनोम का मतलब क्या, हैप्लॉइड सेट में जो टोटल काउंटिंग है क्रोमोसोम की, दैट इज जीनोम। क्लियर है? अब बोलो, अब क्लियर है सभी को? हाथ खड़ा कर दो एक बार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका 87।
वही बात। अब देखो इसमें 3-4 टर्म है, इसमें 3-4 टर्म है। कैरियोटाइप का मतलब समझा चुके हैं, यस और नो? कैरियोटाइप का मतलब समझा चुके हैं कि नहीं? कैरियोटाइपिंग में हम समझाए थे कि क्रोमोसोम का शेप, मॉर्फोलॉजी वगैरह वो सब है ना, और इडियोग्राम समझाए थे कि आप क्रोमोसोम को साइज के अकॉर्डिंग अरेंज कर दो। तो कैरियोटाइप में वो सब आ जाता है। जीनोटाइप, अरे भाई ये क्या होता है पता है? ये आपको अभी समझ में नहीं आएगा, या आप यूं समझो कि ये आपको 12th में समझ में आएगा। जेनेटिक्स में आप इतना समझ लो, किसी भी कैरेक्टर को बनाने के लिए जो जीन रेस्पॉन्सिबल होता है, उस जीन का जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट, कि वो कौन सा कैरेक्टर बनाएगा, कैरेक्टर का कौन सा फॉर्म होगा, ये सब जीनोटाइप होता है। ये यहाँ पर इसका कोई लेना देना नहीं है। अब बच्चे इस दोनों वर्ड में अक्सर कंफ्यूज होते हैं, जीन पूल और जीनोम। बेसिकली पता है, ये सारे टर्म हम अलग से बताते हैं जेनेटिक्स में, जेनेटिकल टर्मिनोलॉजी के नाम से। अब लेकिन यहाँ आया है तो बता ही देते हैं, नहीं तो कंफ्यूज हो गए। जीन पूल और जीनोम में थोड़ा सा डिफरेंस है। ये सेल है, सुनना ध्यान से, ये सेल है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर जितना भी जीन है, जितना भी जीन है, उन सारे जीन को निकाल के एक पूल में डाल दो। पूल का मतलब ये नहीं कि स्विमिंग पूल में डाल दो, मतलब एक जगह ले आओ, तो वो जीन पूल होता है। अब जीनोम क्या होता है? मैंने कहा हैप्लॉइड सेट के अंदर, मैं जीनोम में, जीन पूल में क्या बोल रहा हूँ, एक सेल के अंदर जो टोटल जेनेटिक कंटेंट है, एक सेल के अंदर जो टोटल जेनेटिक कंटेंट है वो जीन पूल है। लेकिन हैप्लॉइड सेट में जो जेनेटिक कंटेंट है वो जीनोम है। बोलो, अंतर समझ में आ गया? अरे बोलो, चलो अंतर सबको समझ में आ गया। अब यहाँ क्या लिखा है? अ कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम इनहेरिटेड एज यूनिट फ्रॉम पेरेंट इज नॉन एज। मैंने आपको समझाया है, गैमीट हमेशा हैप्लॉइड होता है, गैमीट हमेशा हैप्लॉइड होता है। और ये मतलब क्रोमोसोम का एक सेट पूरा का पूरा चले जाता है नेक्स्ट जनरेशन में, तो उसमें जो जेनेटिक कंटेंट है उसको क्या बोलते हैं? जीनोम। तो आंसर क्या होगा? 4। समझ में आया? सब लोग बोलो, हाथ खड़ा करो, समझ में आया बात? नेक्स्ट जनरेशन में गैमीट जाता है, और गैमीट में जेनेटिक कंटेंट के नाम पर क्या? तो एक पूरा सेट, और उसमें जो जेनेटिक मटेरियल है उसको क्या बोलते हैं? जीनोम बोलते हैं। बोलो, क्लियर है? इसका आंसर देख लो, 4 होगा ही 4। 87 था ना? 4, ठीक है। यस सर 4 है। हाँ, नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन? 89। क्या भैया 89 में? विच पार्ट ऑफ क्रोमोसोम इज कंसर्न विथ एजिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड कैंसर? देखो यार, ये क्या होता है ना, कैंसर के बारे में तो आपको हम 12th में समझा पाएंगे अच्छे से, अभी तो नहीं, लेकिन इतना समझा देंगे कि एजिंग के बारे में कैसे क्या होता है। बाकी ये चीज आपको हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में भी समझाएंगे। ये टीलोमेयर वाला सेगमेंट था ना, टीलोमेयर वाला सेगमेंट, मैंने कहा था ना कि टीलोमेयर डिवाइड नहीं करती है। याद करो, मैंने कहा था टीलोमेयर का जो सेगमेंट होता है, मतलब डिवाइड का मतलब क्या? रेप्लिकेशन। मतलब उसका दोबारा ना तो रेप्लिकेशन ना ही ट्रांसक्रिप्शन होता है। तो अगर ऐसा होगा तो सेल जब जब डिवाइड करेगी तब तब उसका क्या होगा? डीएनए का कंटेंट थोड़ा थोड़ा छोटा होता चला जाएगा। मान लो ये डीएनए का साइज था यार, ठीक है, तो इस बार ये वाला कंटेंट, ये वाला पूरा पोर्शन नहीं हुआ रेप्लिकेट, या नहीं हुआ ट्रांसक्रिप्शन उसका, तो नया डीएनए तो इस साइज का ना बन के आएगा जी। समझ में आ रहा है? तो इस बार ये उसका टीलोमेयर हो गया, समझ रहे हो? फिर नेक्स्ट बार जो डीएनए बन के आएगा नया, तो वो तो इस साइज का बन के आएगा, तो ऐसे में तो वो साइज घटता चला जाएगा ना यार, साइज तो घटता चला जाएगा। और अगर साइज घटता चला जाएगा तो जीन क्या होता है? डीएनए का ही सेगमेंट होता है, तो पर्टिकुलर जीन लॉस होते चला जाएगा टीलोमेयर वाले सेगमेंट के। ये सुनो, तब तो एक समय ऐसा होगा कि बहुत सारे जीन रहेंगे ही नहीं, तो बोलेंगे कि भाई बहुत सारे फंक्शन नहीं कर पाता ये आदमी, तो क्या हो गया? एजिंग हो गया। तो आंसर इज टीलोमेयर। कहाँ गया आंसर? क्वेश्चन कहाँ है? ये रहा। बाकी कैंसर से रिलेटेड बातें भी टीलोमेयर में आती है, वो मैं आपको समझाऊंगा। टीलोमेरेज एंजाइम होता है ना, टीलोमेरेज एंजाइम, उससे रिलेटेड है ये दोनों बातें। वो बातें मैं आपको समझा दूंगा कहाँ? जेनेटिक्स में। ये क्वेश्चन वगैरह को यहाँ नहीं देना चाहिए, मॉलिक्यूलर की क्वेश्चन है। आंसर टीलोमेयर होगा, बस इतना समझो। देख लो आंसर सेकंड होगा, है यस सर। 89 का 2। ये इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन टीलोमेरेज एंजाइम से समझाया जाएगा मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में। बस अभी आप इतना समझ लो कि वो पोर्शन जो होता है रेप्लिकेट नहीं करता, तो उसकी वजह से हर बार ये ट्रांसक्रिप्शन भी नहीं करता, तो हर बार उसका लॉस होता है टीलोमेरिक सेगमेंट का, इस वजह से।
90। क्या है क्वेश्चन? नॉन स्टिकी क्रोमोजोमल एंड आर नॉन एज, नॉन स्टिकी एंड जो जुड़ते नहीं है, टीलोमेयर। याद दिलाना, ये पॉइंट जो कल बताना है ना, जो टीलोमेयर वाला सेगमेंट छूट गया है, नहीं बोले छूट गया है, ये उसी क्वेश्चन का आंसर है। अभी जो बताए थे एक क्वेश्चन, जो सबसे पहले एक क्वेश्चन अभी बताया था ना, कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था अभी, जो कि बोले कि ये भी बताना है टीलोमेयर के सेगमेंट के साथ। 107। हाँ, तो 107 और 90 इस दोनों का आंसर बेसिकली एक थ्योरी बताना ही छूट गया है, वो थ्योरी टीलोमेयर से रिलेटेड है, वो कल बता देंगे क्लास में आते ही, तो ये दोनों क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है? 95। इसमें क्या है भैया, ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है? 95 है। अच्छा, राइबो न्यूक्लिक एसिड अकर्सिन, क्या दिक्कत है? राइबो मतलब आरएनए, न्यूक्लिक मतलब न्यूक्लिक एसिड, मतलब राइबो न्यूक्लिक एसिड फुल फॉर्म ही आरएनए हो गया इसका। ये कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन देखो, न्यूक्लियस। हाँ हो सकता है, क्योंकि तो बनता वहीं पे है ना, ट्रांसक्रिप्शन से बनता है ना, तो बनेगा वहीं ना, भले ट्रांसपोर्ट होकर साइटोप्लाज्म में आएगा, तो वहां तो आने के बाद उसका यूटिलाइजेशन हो जाएगा, तुरंत तुरंत उसका यूटिलाइजेशन हो जाएगा। तो ये बनता तो न्यूक्लियोप्लाज्म में है ट्रांसक्रिप्शन से, तो ये आंसर हो सकता है, होल्ड करो, साइटोप्लाज्म। अब फिर वही बच्चा बोलेगा सर साइटोप्लाज्म में भी तो आया आरएनए। अरे आया तो काम के लिए आया ना, काम हो जाने के बाद कुछ डीएनए तो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, बाकी जो उसका पार्ट बन गया राइबोसोम का, तो राइबोसोम के भाग में है यार, तो ये साइटोप्लाज्म में आप नहीं बोलोगे। ठीक है, अच्छा तीसरा ऑप्शन जो दिया है न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, अब आता है कंफ्यूजन। अब मैंने कहा कि भैया देखिए, अगर आपको एक ऑप्शन चूज करना हो तो न्यूक्लियस, इसीलिए मैंने कहा था होल्ड करो। और देखो ये क्वेश्चन आपको एक चीज सिखाता है, पता है क्या? कि आपको चारों ऑप्शन पढ़ना चाहिए। अब बोलो क्यों? अगर आप चारों ऑप्शन नहीं पढ़ते, मैंने कहा ना न्यूक्लियस, तो आप न्यूक्लियस मार देते टिक, मैं तो बोल रहा हूँ न्यूक्लियस में मिलता है यार, वो बनता तो न्यूक्लियस में ही है, तो आप ये टिक मार दोगे। मैंने कहा नहीं, होल्ड करो। क्यों बोलते हैं होल्ड करो? क्योंकि मैं बाकी के 3 ऑप्शन भी पढ़ूंगा। अब साइटोप्लाज्म बोला तो मैंने बोला कि साइटोप्लाज्म में आता है, यूज होता है वो, लेकिन यहां लिख रहा है न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, तो अगर ऐसा ऑप्शन दे रहा है वो न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, तो अब बताओ ज्यादा बढ़िया आंसर क्या लग रहा है, न्यूक्लियस या फिर न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म वाला? बोलो जल्दी। तो थर्ड। थर्ड, इसीलिए आंसर थर्ड जाएगा। और इसी, अच्छा नेक्स्ट क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया एंड लाइसोसोम। देखो होता क्या है यार, माइटोकॉन्ड्रिया में तो डीएनए से आरएनए बनता है, बात सही है, लेकिन लाइसोसोम में ऐसा कुछ नहीं होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में बताऊंगा उसका अपना खुद का डीएनए होता है, और खुद का डीएनए होता है तो खुद का आरएनए भी बनाता है, खुद का प्रोटीन भी बनाता है। लेकिन ये लिख दिया माइटोकॉन्ड्रिया एंड लाइसोसोम, नहीं, लाइसोसोम में अपना कोई डीएनए नहीं होता है। जब उसका अपना कोई डीएनए नहीं होता तो वो आरएनए कहां से बना लेगा? नहीं, तो ये ऑप्शन गलत। अब बोलोगे सर इस तीनों में से 3 आंसर जा रहा है, 3 का आंसर 1 और 2 का मिला के कॉम्बो तो थर्ड है, तो यहाँ पे बेटर आंसर क्या होगा? थर्ड। अगर ये नहीं रहता न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म और बोथ ऑप्शन भी लिखा हुआ नहीं रहता, तो आप क्या चूज करते? जल्दी बोलो। न्यूक्लियस, क्योंकि वो बनता कहाँ है? न्यूक्लियस। क्लियर है? आंसर क्या देख लो, थर्ड होगा। थर्ड ही है। हाँ, चलो बढ़ते आगे। थर्ड ही है। ये हर्ष कुछ मैसेज कर रहा है लगता है, नहीं ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 99, 95 हो गया, 99 क्या है भाई? ये क्वेश्चन में क्या दिक्कत है भाई? क्रोमेटीन, याद करो बताए थे डीएनपी, की मतलब प्रोटीन, डीएनपी नहीं आरएनपी, राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन। क्रोमेटीन में हम आपको सीधा सीधी बताए थे कि वो न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड में ज्यादातर डीएनए, थोड़ा बहुत आरएनए, ठीक है, और प्रोटीन में ज्यादातर हिस्टोन और कुछ नॉन हिस्टोन। तो यहाँ से आपको मिला के बोले थे क्रोमेटीन इज न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन, इन दोनों का कॉम्बो है। अब ऑप्शन देखते हैं। न्यूक्लियो प्रोटीन, हाँ यही वर्ड बोलना चाह रहे थे। न्यूक्लियो मतलब क्या? न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लियो मतलब क्या? न्यूक्लिक एसिड। प्रोटीन मतलब हिस्टोन नॉन हिस्टोन दोनों। न्यूक्लियोसाइड गलत, बकवास है। अरे भाई न्यूक्लियोसाइड थोड़ी होता है, वो तो पूरा न्यूक्लिक एसिड बन के होता है ना।
न्यूक्लिक एसिड में बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलके बनते हैं, तो ये गलत। पेंटोस शुगर गलत, नाइट्रोजन बेस गलत। अरे यार ऐसे थोड़ी होता है यार कि न्यूक्लियोसाइड, पेंटोस शुगर, नाइट्रोजनस बेस मिले हैं इस क्रोमेटिन में। ये सब तो जुड़कर बन चुके हैं न्यूक्लियोटाइड यार, ये सब तो जुड़ के न्यूक्लियोटाइड बन चुके हैं। तो आप उसको ये थोड़ी बोलोगे इसमें फॉस्फोरिक ग्रुप भी आएगा, फॉस्फेट ग्रुप भी आएगा, वो सब मिलजुल के बन चुके हैं न्यूक्लियोटाइड, और उसका पॉलीमर न्यूक्लिक एसिड है। इसलिए आपको जब बेटर ऑप्शन है मिल रहा है न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन, तो आंसर इज फर्स्ट। देख लो आंसर फर्स्ट होगा। यस सर फर्स्ट है। नेक्स्ट 99 हो गया। 107, अरे यही तो अभी बताए थे 107, ये कल टीलोमेर के थ्योरी के बाद हो जाएगा। टीलोमेर में कल एक थ्योरी बताना है, उसके बाद ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 110, इसमें क्या भैया? प्रोटीन सिंथेसिस इन एनिमल सेल अकर्स ऑन राइबोसोम प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म एज वेल। अरे ठीक है, ये क्वेश्चन मत करो अभी, ये पूरा सेल ऑर्गेनेली पढ़ लेंगे तब कर लेना। अलग से पॉइंट बताने से बेटर है माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ लोगे, राइबोसोम पढ़ लोगे तब। तो इसमें लिख लो आफ्टर सेल ऑर्गेनेली। जब सेल ऑर्गेनेली भी बहुत सारे बचे हुए हैं ना, वो पढ़ेंगे, उसके बाद ये क्वेश्चन बन जाएगा आपसे, ठीक है। चलिए, तो हर्ष का डाउट एक्सरसाइज 1 का हो गया, एक्सरसाइज 2 का भी ले लेते हैं। उसमें इसका केवल क्वेश्चन नंबर 5 डाउट है, एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन नंबर 5। अब बताओ यार, ये पॉलीसोम का डाउट पूछ रहा है, हम बताए थे पॉलीसोम का मतलब क्या, एक सिंगल mRNA से अटैच्ड कई सारे राइबोसोम, याद करो, इसको बोलते थे पॉलीसोम, याद आया। अब देखो ऑप्शन, अ राइबोसोम विद सेवरल सब यूनिट्स। अब ये यहाँ पे लिखा है नहीं सेवरल सब यूनिट्स किसका, तो यहाँ पे लिखना था सेवरल राइबोसोमल सब यूनिट्स, राइबोसोमल सब यूनिट्स। तो होल्ड करो, अगर नहीं लिखा है तो भाव अपने आप निकल जाएगा। नेक्स्ट, राइबोसोम अटैच्ड टू ईच अदर इन लीनियर अरेंजमेंट, राइबोसोम अटैच्ड टू ईच अदर। होल्ड करो, इस ऑप्शन को भी होल्ड करो, ये ज्यादा सही लग रहा है। नेक्स्ट, सेवरल राइबोसोम, हाँ ये सबसे ज्यादा बढ़िया, ये लाइन, सेवरल राइबोसोम्स अटैच्ड टू अ सिंगल mRNA। अभी मैं बाकी ऑप्शन को गलत भी साबित कर दूंगा। मेनी राइबोसोम अटैच्ड टू अ स्ट्रैंड ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये तो बकवास हो गया, ये तो बकवास हो गया। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे बहुत सारे राइबोसोम जुड़े हैं, इसको पॉलीसोम थोड़ी बोलते थे, इसको पॉलीसोम थोड़ी बोलते थे, ये तो बकवास हो गया। अब बचा अ राइबोसोम विद सेवरल, अ राइबोसोम विद सेवरल सबयूनिट्स, यानी कि एक राइबोसोम में जनरली 2 गो यूनिट होता है, ठीक है, लार्जर और स्मॉलर। ये क्या कह रहा है कि नहीं एक राइबोसोम में कई सारे यूनिट आ जाए, तो ऐसा होता ही नहीं भैया, ऐसा राइबोसोम ही नहीं मिलेगा आपको कि एक राइबोसोम में कई सारे यूनिट आ जाए। तो फर्स्ट ऑप्शन बकवास, फर्स्ट ऑप्शन एंड फोर्थ ऑप्शन बकवास। ये बात कितनों को समझ में आ गई कि फर्स्ट और फोर्थ नहीं होगा आंसर, जल्दी से, फर्स्ट और फोर्थ आंसर नहीं होगा, बात कितनों को समझ में आ गई, सबको आ गया। चलिए नेक्स्ट, ये 2, अरे साउंड बंद करो, आ गया तो साउंड बंद करो। 2 और 3 में क्या लिखा है, राइबोसोम अटैच्ड टू ईच अदर इन अ लीनियर अरेंजमेंट। अब बताता हूँ ये बच्चा कहाँ कंफ्यूज हो रहा होगा, मेरा मार्कर कहाँ गया जी, हाँ बच्चा कंफ्यूज हो रहा होगा यहाँ पे इस लाइन को पढ़ के। सर यहाँ पे लिखा राइबोसोम अटैच्ड टू ईच अदर इन लीनियर अरेंजमेंट, तो सर ये जो mRNA है, ये अगर ऐसे है, ये लीनियर स्ट्रक्चर का होता है mRNA, अगर उसमें बहुत सारे क्या जुड़ जाए, बहुत सारे क्या जुड़ जाए, राइबोसोम, तो ये लाइन भी तो सही ही लग रहा है। देखो अगर बाय कन्फिग्रेशन अगर हम सोचें तो लाइन सही लग रहा है, लेकिन वो जो लीनियर अरेंजमेंट जिस एक्सिस पर हुआ है, उस एक्सिस का नाम तो मेंशन नहीं है ना सेकंड ऑप्शन में, समझ रहे हो हमारी बात, उस एक्सिस का तो नाम ही मेंशन नहीं है, किस एक्सिस पर लीनियर मैनर में अरेंज हो गया। लेकिन थर्ड ऑप्शन पढ़ो,
ज्यादा करेक्टली हमें पता चल रहा है कि बहुत सारे राइबोसोम एक सिंगल mRNA से अटैच। तो अगर सिंगल mRNA बोल दिया तो इसका अरेंजमेंट मतलब इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो तो आपको पहले से पता होना ही चाहिए कि ये इस टाइप से होता है, मतलब लीनियर स्ट्रक्चर होता है। और उस पे अगर सेवरल राइबोसोम अटैच्ड है तो ऐसा तो नहीं होगा कि ऐसे ऐसे अटैच्ड हो जाए, वो जाहिर सी बात है लीनियर मैनर में ही अटैच्ड होगा। और यही था हमारा पॉलीराइबोसोम। तो आंसर थर्ड ही होगा। सेकेंड को पढ़ के ये कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि सेकेंड में लीनियर अरेंजमेंट बोल तो दिया लेकिन एक्सिस कौन सा है ये क्लियर नहीं है, इसीलिए आंसर थर्ड ही होगा। देख लो आंसर थर्ड होगा। यस सर थर्ड आंसर। हाँ तुम अभी आए हो ना, तो अब तुम्हारा ही पहले सारा क्वेश्चन डिस्कस हो गया है, तो अगर तुम टाइम वेस्ट ना करना चाहो तो जा सकते हो, तुमको वीडियो में तुम्हारा सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तुम्हारा सारा क्वेश्चन डिस्कस हो गया, लास्ट था ये तुम्हारा, ठीक है। तो यस अगर चैप्टर नंबर 2 का पहला एक ही था। हाँ तो हो तो गया तुम्हारा, लास्ट हो गया तुम्हारा, एक्सरसाइज 1 का हो चुका है, अब दूसरे का लेंगे डाउट, ठीक है। तो अगर सर सुनना हाँ जीनोम एक बार एक्सप्लेन कर देते, अरे एक बार सब जीनोम कर दिए हैं एक्सप्लेन कर। यार, जाके देखो सब कर दिए हैं वीडियो में, दोबारा बताएंगे वो क्वेश्चन क्या, मतलब तुम क्लास नो नहीं सर आए। कर देख लूंगा। वही तो बोल रहा हूँ ना, वीडियो जाके देखो, नहीं समझ में आएगा कल पूछ लेना। अभी जीनोम बताए ना जी 10 मिनट में, अब फिर दोबारा बताएंगे टाइम वेस्ट होगा। देख लो ना, तुम्हारा ये तो फैसिलिटी हम दे ही रहे हैं कि तुम्हारा वीडियो अपलोडेड रहेगा तुम्हारे डाउट का, जाके देख लो वहां, ठीक है। नहीं समझ में आएगा कल दोबारा पूछ लेना। चलो अब दूसरे का डाउट लेते हैं। शिवानंद भेजा है डाउट? हाँ इसका 5 डाउट है टोटल। एक्सरसाइज 1 में इसका 87 डाउट है। क्या 87? अरे बताए ना ये शिवानंद अभी ये वाला क्वेश्चन बताए ना अभी, यस सर समझ में आ गया ना, यस जीनोम होगा आंसर। यस क्लियर। और जीनोम का अगर परफेक्ट डेफिनेशन चाहिए जो एनसीईआरटी में लिखा है तो वो मैं लिखा देता हूँ, लिख लो। परफेक्ट डेफिनेशन अगर तुमको लिखना है एकदम एज इट इज लाइन, मैंने जो लिखा दिया वही है, एकदम एज इट इज एनसीईआरटी की लाइन अगर लिखना है तुमको तो मैं वो भी लिखा देता हूँ। अब यार इसमें तो नहीं है, दोनों का डेफिनेशन लिख लो। और ये 12th एनसीईआरटी में मिलेगा, 11th में नहीं। एक्चुअल में ये सब वर्ड ही 12th का है, ठीक है, लेकिन क्या करोगे, यहाँ है तो बता देते हैं। क्या हो गया ये? लो ले लो स्क्रीनशॉट। हर से क्या चला गया, ले लो स्क्रीनशॉट। हो ही डेफिनेशन ले लिया। समझा चुके हैं वीडियो में, तुम हल्ला कर रहे हो तो फिर से समझा देते हैं। देखो जीनोम का मतलब ये सेल है, उसके अंदर ये न्यूक्लियस है, उसके अंदर जितना भी नंबर डिप्लॉइड नंबर हो सकता है, हैप्लॉइड हो सकता है, डिप्लॉइड हो सकता है, कुछ भी हो। हैप्लॉइड सेट में यानी कि एक सेट क्रोमोसोम में जो टोटल जीन है, मतलब जेनेटिक मटेरियल, इससे पहले मैं डेफिनेशन लिख रहा था जेनेटिक मटेरियल, तो जो जेनेटिक कंटेंट है मतलब ऑल द जीन्स प्रेजेंट ऑन हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज जीनोम। तो हैप्लॉइड क्या होता है, टोटल जो एक सेट है उसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, हैप्लॉइड। और उसमें जो टोटल जेनेटिक कंटेंट है, मतलब जो टोटल जीन है, जीन कहाँ होता है, ये डीएनए मतलब क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम में डीएनए है, डीएनए का वो सेगमेंट
जो प्रोटीन बनाता हो, सुनना, डीएनए का वो सेगमेंट जो प्रोटीन बनाता है उसका बोलते हैं जीन बोलते हैं। तो जो वो जीन है, टोटल जीन, एक हैप्लॉइड सेट में जितने भी क्रोमोसोम है उस टोटल जीन को एक साथ जीनोम। अब आता है जीन पूल। जीन पूल क्या होता है? एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन, पॉपुलेशन क्या होता है सब 12th का इकोलॉजी का है, लेकिन सुन लो, एक पर्टिकुलर स्पीसीज, मान लो ह्यूमन स्पीसीज, एक पर्टिकुलर स्पीसीज की जितने भी मेंबर हैं, जितने भी मेंबर हैं उस पॉपुलेशन में, उन सभी के जीन को, ऑल द जीन, मैंने कहा ना एक सेल के अंदर जितने भी जीन है, जितने भी, चाहे हैप्लॉइड हो डिप्लॉइड हो कुछ भी हो, एक पॉपुलेशन में जितने भी ऑर्गेनिज्म है उसके सारे जीन को, हर सेल के हर जीन को निकाल के फेंक दो एक पूल में, वो पूल बन जाएगा जीन पूल। बस ये काम आता है पॉपुलेशन स्टडी में, इवोल्यूशन में बताएंगे, ठीक है, ये पॉपुलेशन स्टडी में काम आता है। तो ये तो जीन पूल हो गया। तो जीनोम, जीनोम होता है ऑल द जीन्स प्रेजेंट हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। नेक्स्ट जनरेशन में जाता है गैमीट, गैमीट होता है हैप्लॉइड, तो नेक्स्ट जनरेशन में जीनोम जाता है। कैरियोटाइप बता चुके हैं क्या होता है, कैरियोटाइप क्रोमोसोम से रिलेटेड एक्सटर्नल स्टडी जो होता है। जीनोटाइप बता दिए हम अभी पहले वाले क्वेश्चन में कि जीनोटाइप क्या होता है, जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट, ये जो जीन है उस जीन का कौन सा फॉर्म प्रेजेंट है, ये होता है उस जीन का कौन सा फॉर्म प्रेजेंट है जो कौन सा कैरेक्टर बनाएगा, ये चीजें क्या होती है, ये होती है जीनोटाइप। तो आंसर इसका जीनोम होगा, ले लो स्क्रीनशॉट, अगर लिखना हो तो लिख लेना, ये सब बातें 12th में अच्छे से आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट तुम्हारा कौन सा डाउट है? और 92, इसमें तुमको क्या डाउट आ गया भाई? न्यूक्लियस कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ साइटोप्लाज्म बाय सेंडिंग, अच्छा, एंजाइम, हार्मोन्स। पहले सुनो ये क्या है, इसका मतलब है साइक्लिक एएमपी, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ये एक प्रकार का शुगर है। क्या बोल रहा हूं? ये एक प्रकार का शुगर है, और ये शुगर जो है ये किसी न किसी फूड सोर्स से मिला होगा, ठीक है। हाँ, उसका मॉडिफिकेशन चलता है साइटोप्लाज्म में ही, ठीक है। तो पहली बात, ये जो साइक्लिक एएमपी है ये साइटोप्लाज्म में ही होगा, न्यूक्लियोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म में आया नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, ये एंजाइम और हार्मोन्स, ये दोनों एंजाइम तो मैंने कहा मोस्टली एंजाइम आर प्रोटीन इन नेचर एक्सेप्ट राइबोजाइम। तो ये एंजाइम क्या प्रोटीन है? प्रोटीन किससे बनता है? एमआरएनए से, मतलब आरएनए बोलो ना, आरएनए सारे मिलकर बनाते हैं। तो आरएनए साइटोप्लाज्म में आता है न्यूक्लियस से, और उससे बनता है प्रोटीन साइटोप्लाज्म में। तो न्यूक्लियस क्या दिया? न्यूक्लियस तो आरएनए दिया, और प्रोटीन बना कहां? साइटोप्लाज्म में, उससे बना एंजाइम। हार्मोन दो तरह के होते हैं, प्रोटीन नेचर का भी होता है, एक लिपिड नेचर का भी होता है। तो जो लिपिड नेचर का है या फिर प्रोटीन नेचर का है, हार्मोन का सिंथेसिस होता है ग्लैंड के पास, तो ग्लैंड में भी उसके सेल के साइटोप्लाज्म में होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म में नहीं, क्योंकि जो प्रोटीन नेचर का है तो प्रोटीन तो साइटोप्लाज्म में बनना है, जो लिपिड नेचर का भी है वो भी वही बनना है, न्यूक्लियस के अंदर नहीं बनता हार्मोन। तो ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, बच गया ये। और ये तो तुम जानते ही हो, साइटोन्यूक्लियोप्लाज्मिक ट्रैफिक में नहीं सिखाया क्या? वहां से आता क्या? आरएनए आता है ना, प्रोटीन बनके थोड़ी आता है अंदर से, प्रोटीन तो बाहर साइटोप्लाज्म में बनता है, तो आंसर क्या होगा? आरएनए होगा। क्या भेजता है न्यूक्लियस? आरएनए भेज के कंट्रोल करता है कि कौन सा प्रोटीन बनना है, कौन सा एंजाइम बनना है, कौन सा हार्मोन बनना है, ये सब आरएनए बना के भेजता है न्यूक्लियस। बोलो क्लियर है? अरे शिवानंद क्लियर है? शिवानंद हाथ खड़ा किया गया, हाँ ठीक है, चलो नेक्स्ट 110। हाँ, ये वाला क्वेश्चन बता दिए, सेल ऑर्गेनेली पढ़ने के बाद हो जाएगा। सेल ऑर्गेनेली जो बचे हुए हैं ना, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम वगैरह, पढ़ने के बाद हो जाएगा ये क्वेश्चन। एक्सरसाइज 1 का इसका हो गया, एक्सरसाइज 2 में इसको 40 और 51 डाउट है। अरे इसमें क्या दिक्कत है? ये देखो डायग्राम, ये न्यूक्लियस का आधा डायग्राम है, ये वाला डायग्राम साइड वाला देखो, ये न्यूक्लियस का आधा डायग्राम है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज अ डेरिवेटिव ऑफ मेम्ब्रेन ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स, माइक्रोट्यूब्यूल, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा, तुम इसमें कंफ्यूज हो रहे हो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें कंफ्यूज हो रहे हो क्या? हाँ शिवानंद? यस सर। देखो पहले पहली बात होता क्या है एक्चुअल में,
ये क्वेश्चन जो है ना उल्टा है। एक्चुअल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का डेरिवेटिव होता है, हकीकत ये है। लेकिन अब क्वेश्चन उल्टा बन गया है। तो पहली बात तो ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स और माइक्रोट्यूब्यूल हटाओ। नहीं रुक जाओ, एक ऑप्शन यहाँ पे तुमको दिख रहा है जो क्या है माइक्रोट्यूब्यूल, और वो जो एंडोन्यूक्लियोथिका होता है उसमें क्या होता है इंटरमीडिएट फिलामेंट होता है। हाँ तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा क्योंकि ट्यूबुलिन प्रोटीन तो कहीं होता ही नहीं है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में। कहीं था क्या? इंटरमीडिएट फिलामेंट भले ही था एंडोन्यूक्लियोथिका के अंदर, याद आया? वो भले ही था, तो ये तो नहीं था। रही बात गोल्जी कॉम्प्लेक्स मतलब गोल्जी बॉडी, वो तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद साइड से इधर बनता है यार, तो उसका डेरिवेटिव हो ही नहीं सकता वो। अब बचा क्या इसमें? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब यहाँ पे बच्चा को होता है भयानक कंफ्यूजन कि सर वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मॉडिफिकेशन मतलब कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डेरिवेटिव है या स्मूथ का? पहली बात तो मैं कह रहा हूँ कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का डेरिवेटिव है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ उल्टा बोल रहा है। तो अब देखो यहाँ पे वो आंसर थर्ड बता रहा होगा, 4 नहीं बता रहा होगा। आंसर थर्ड है। यस सर। कारण कोई बता Yes, सकता sir. है? सर राइबोसोम आके सर। राइबोसोम सिर्फ नहीं, 80S राइबोसोम, यस सर। ये दोनों पे होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे भी होता है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे भी होता है। फिर ये बोलेगा सर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का इसका मॉडिफिकेशन नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से नहीं बनता। बनता है ना, मैं बोल तो रहा हूँ वो भी उसी से बनता है। लेकिन अब एक ऑप्शन चूज करना है ना यहाँ पे, ये ऐसा क्वेश्चन नीट में आता है यार, एक ऑप्शन चूज करना है ना, एक चूज करना है तो किस बेसिस पे चूज करें? तो राइबोसोम दोनों ही के पास होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास 80S राइबोसोम होता है। ये जो देख लो दाना दाना, ये दाना दाना, ये दिस वन। अच्छा बताओ इसमें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ है? ये रहा, दिख रहा है साइड में। साइड में। तो ज्यादातर तो रफ ही है और होता भी ज्यादातर रफ ही है क्योंकि प्रोटीन ज्यादातर बनाना है, लिपिड सिंथेसिस यहाँ पे होता है। तो आंसर होगा थर्ड। किस बेसिस पे? इस बेसिस पे। क्लियर है जी शिवानंद? यस सर। 51। बताए ना अभी, टेलोमेर शॉर्टिंग ड्यूरिंग सेल डिवीजन सिग्निफाइज, अच्छा सेलुलर एजिंग, लॉस ऑफ बेस पेयर फ्रॉम क्रोमोसोमल एंड्स, डिक्रीज रेप्लिकेशन पोटेंशियल, ऑल ऑफ दिस अभी बताए थे ना? नहीं बताया? देखो होता क्या है, नो सर। समझाए ना अभी? ये तुम नो सर मत बोलो, तुम अभी लेट आए हो, ठीक है? क्लास टाइम खत्म हो रहा है सर। अच्छा मेरा मीटिंग का टाइमिंग खत्म होने वाला है, ठीक है ठीक है Yes, ठीक sir. है ठीक है, हम नए मीटिंग में मिलते हैं। 1 मिनट बचा है, खत्म हो जाएगा, ठीक है? नए मीटिंग में बताते हैं वाला क्वेश्चन, ठीक है?